हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी और व्यापम के लिए इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैपिंग वीडियो सीरीज़ का ये हमारा 6वां वीडियो है। पिछले वीडियोस में हम भारत के प्राकृतिक विभाजन में प्रमुख पर्वतों की चर्चा कर चुके थे, जिसमें कि उत्तर भारत के पर्वत में हमने हिमालय के श्रेणियों का अध्ययन किया और प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत में हमने सभी प्रमुख पर्वतों जैसे कि अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट के बारे में महत्वपूर्ण बातें साझा की हैं। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं पर्वत श्रेणियों पर स्थित प्रमुख दर्रों की चर्चा करने वाले हैं। दर्रों का मतलब क्या होता है, इसके बारे में आप में से ज़्यादातर को हो सकता है पता हो, जिन्हें नहीं पता है वो याद रखिएगा। पर्वत क्योंकि एक ऐसी श्रृंखला है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको पार करने के लिए आपको या तो पूरी ऊंचाई तक चढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद में दूसरी तरफ जा सकते हैं। पर्वत को अगर क्रॉस करना है तो एक ऑप्शन क्या है कि आप पूरी ऊंचाई तक चढ़ाई करें और उसके बाद में दूसरी तरफ ढलान की तरफ बढ़ते चले जाएं। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप इस पर्वत के पैरेलल चलते चले जाएं और कोई ऐसा स्थान खोजें जहाँ पे कुछ गैप हो दो पर्वतों के बीच में, दो श्रेणियों के बीच में। यही जो संकरा सा गैप है जहाँ से आने जाने के लिए रास्ता मिल सकता है, इसी स्थान को हम कहते हैं दर्रा। ठीक है, ऐसा संकरा स्थान दो पर्वत श्रेणियों के बीच में आने जाने के लिए एक ऐसा संकरा स्थान जो कि प्राकृतिक रूप से विद्यमान है, इन्हीं को हम कहते हैं दर्रा। भारत में ऐसे कई सारे दर्रे मौजूद हैं हिमालय की श्रेणियों में और पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट के दर्रों के बारे में मैं पिछले क्लास में चर्चा कर चुका हूँ। हिमालय की जो दर्रे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय कह सकते हैं, हमारे जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे पड़ोसी राज्यों के साथ जो हम सीमा साझा करते हैं उसमें आने जाने के लिए जो मार्ग हैं वो भी इन्हीं दर्रों से होकर के गुजरते हैं। तो हम इसको राज्यवार देखते चलेंगे कि कौन कौन से राज्य में कौन से दर्रे मौजूद हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर क्योंकि एक राज्य तो नहीं है, पहले इसका राज्य का स्टेटस था, अब इसको यूनियन टेरिटरी का स्टेटस प्राप्त है। तो हम यूनियन टेरिटरी के हिसाब से ही देख लेते हैं कि कौन कौन से यूटी में कौन कौन से दर्रे हैं। शुरुआत करें तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। लद्दाख में आपको सबसे पहले एक दर्रे का नाम याद रखना है, इसका नाम है काराकोरम दर्रा। लद्दाख में सबसे पहले है काराकोरम दर्रा। नाम से स्पष्ट है कि यह काराकोरम रेंज पर स्थित होगा। अगला नाम याद रखिएगा जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा यह स्थित है जास्कर श्रेणी पर। इसके अलावा एक दर्रे का नाम याद रखेंगे खारदुंगला। खारदुंगला लद्दाख पर्वत श्रेणी पर स्थित है। तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी में 3 दर्रों के नाम याद रखेंगे, काराकोरम, खारदुंगला और जोजिला। काराकोरम दर्रा, खारदुंगला और जोजिला। यहाँ पे कहीं कहीं पे आपको दर्रा शब्द लिखा मिलेगा, कहीं कहीं पे ला शब्द लिखा मिलेगा। दर्रा मिले या ला शब्द मिला, दोनों का मतलब एक ही है। तिब्बत में या नेपाल में ला का मतलब होता है दर्रा, ला का मतलब होता है दर्रा। ठीक है, तो तिब्बती नाम या फिर नेपाल के जो सीमा से लगे हुए क्षेत्र हैं वहाँ पे नेपाली शब्द प्रयुक्त होते हैं, इसीलिए इनके नाम में बाय डिफ़ॉल्ट ला शब्द जुड़ा हुआ है ना। तो आप इनको खारदुंग ला दर्रा भी कहेंगे तो भी ठीक है, या खारदुंग ला भी कहेंगे तो भी ठीक है। काराकोरम, खारदुंग और जोजिला ये तीनों स्थित हैं लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी। जम्मू कश्मीर में आपको याद रखना है बुर्जिल, पीर पंजाल और बनिहाल। बुर्जिल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा, ये तीनों कहाँ पे हैं? जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। प्रश्न बिल्कुल सीधा सपाट पूछा जाता है कि कौन से राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है।
कौन से यूनियन टेरिटरी में कौन सा दर्रा स्थित है। तो आपको राज्यवार इनके नाम पता होने चाहिए, सबसे पहली प्राथमिकता यही होगी। इससे थोड़ा सा और डिफिकल्ट लेवल पे चलेंगे तो पूछा जाता है कि कौन कौन से दर्रे किन बिंदुओं को कनेक्ट करते हैं। अगर आपको राज्य पता है तो आप इनके आंसर आसानी से दे पाएंगे कि कौन से दर्रे किस राज्य किस लोकेशन को कनेक्ट करते हैं। तो हमारी पहली प्राथमिकता सिर्फ इतनी है कि हमको दर्रों के नाम और राज्य या यूनियन टेरिटरी के नाम पता हों। तो हमने सबसे पहले क्या देखा, लद्दाख यूटी में काराकोरम, जोजिला, खारदुंगला। दूसरा है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में बुर्जिल, पीरपंजाल, बनिहाल। अपने ऑफलाइन क्लास के एक वीडियो जो मैंने डाला है ज्योग्राफी का, उसमें मैंने इन सभी को याद करने का ट्रिक डिस्कस किया हुआ है। थोड़ा सा समय साध्य है, इसीलिए मैं यहाँ पर उन सभी की चीज़ों को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। नेक्स्ट अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आपको सबसे पहले देखना है रोहतांग दर्रा। कुछ दर्रों के नाम अगर यहाँ पर मेंशन नहीं है उसको मैं अलग से लिख देता हूँ। हिमाचल प्रदेश में एक है रोहतांग दर्रा। रोहतांग के बाद में एक मिलेगा शिपकिला दर्रा और एक मिलेगा बाड़ लाचा या बड़ा लाचा दर्रा। 3 नाम याद रखेंगे, शिपकिला, रोहतांग, बड़ा लाचा। लद्दाख चोटी में काराकोरम, खारदुंग, जोजिला। जम्मू कश्मीर यूटी में पीरपंजाल, बनिहाल और बुर्जिल। ठीक है, रिपीट करते रहिएगा, याद हो जाएगा। और याद नहीं होता है तो आपको वो वाला वीडियो ज़रूर देखना चाहिए जहाँ पे मैंने इन सभी को याद रखने का एक ट्रिक डिस्कस किया था। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में शिपकिला, बाड़लाचा और पीरपंजाल दर्रा। नेक्स्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपको 4 दर्रों के नाम याद रखने हैं, क्रम से लिखा हुआ है। मुलिंगला, मानाला, नीतिला और लिपुलेख दर्रा। कौन कौन से हैं? मुलिंगला, मानाला, नीतिला और लिपुलेख दर्रा। ये सभी किस राज्य में स्थित हैं? ये सभी हैं उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड से और पूर्व की तरफ चलेंगे तो नेपाल आ जाएगा। नेपाल के बाद पूर्व की तरफ चलेंगे तो हमारा सिक्किम नाम से एक छोटा सा राज्य है। यहाँ पे पूर्वोत्तर के राज्यों में 8 राज्य हैं जिसमें से एक सिक्किम भी है। तो यहाँ पे सिक्किम में एक है नाथुला और एक है जेलेपला। कौन कौन से हैं? नाथुला और जेलेपला। ठीक है, नाथुला अगर यहाँ पर क्लियरली विजिबल नहीं है तो इसको मैं यहाँ पे अलग से नोट कर देता हूँ, नाथुला और जेलेपला। ठीक है, ये दोनों दर्रे कहाँ पे हैं? ये हैं सिक्किम राज्य में। सिक्किम से पूर्व की तरफ चलेंगे तो भूटान आ जाएगा। भूटान के बारे में याद रखना ज़रूरी नहीं है, अलग देश है। इससे और पूर्व की तरफ चलेंगे तो हमारा एक राज्य आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आप देखेंगे तो 5-6 महत्वपूर्ण दर्रों के नाम लिखे हुए होंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले बूमडिला। बूमडिला दर्रा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद में है यांग्याप दर्रा। यांग्याप के और पूर्व की तरफ चलेंगे तो एक दर्रे का नाम मिलेगा कांगरी कारफेल दर्रा। कांगरी कारफेल दर्रा। अगला है दिफू दर्रा। उसके और नीचे चलेंगे तो पांगसाड़ दर्रा। उससे थोड़ा सा और नीचे चलेंगे तो लिखा पानी दर्रा। मैं फिर से एक बार सभी को रिपीट कर देता हूँ, बूमडिला, यांग्याप दर्रा, कांगरी कारफेल दर्रा, दिफू दर्रा, पांगसाड़ दर्रा और लिखा पानी दर्रा। ये सभी कहाँ पे हैं? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। इसमें से बोमडिला पूछा जा चुका है, यांग्याप के बारे में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, बोमडिला पूछा गया है, यांग्याप पूछा गया है, बाकियों के भी पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी हमेशा। अगला है, इससे और नीचे चलेंगे तो मणिपुर। मणिपुर में मिलेगा आपको तुजू दर्रा। नागालैंड में कोई नहीं है, मणिपुर में मिलेगा तुजू दर्रा। इसके बाद में नीचे चलेंगे तो मिजोरम, यहाँ भी कोई दर्रे नहीं है। यहाँ चलेंगे तो त्रिपुरा, त्रिपुरा में भी कोई दर्रे नहीं है।
होंगे, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण दर्रे नहीं हैं। असम में भी कोई महत्वपूर्ण नहीं है और मेघालय में भी कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो क्रम से मैंने आपको पश्चिम से पूर्व की तरफ लगभग सभी दर्रों के स्पेसिफिक लोकेशन बता दिए हैं। एक बार फिर से मैं सभी राज्यों के हिसाब से इसको रिपीट कर देता हूँ। लद्दाख यूनियन टेरिटरी में काराकोरम, जोजिला, खारदुंगला। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल। हिमाचल प्रदेश में आपको मिलेगा बारलाचा, शिपकिला और रोहतांग। बारलाचा, शिपकिला और रोहतांग। उत्तराखंड में आपको मिलेगा मुलिंगला, मानाला, नीतीला, लिपुलेख। थोड़ा सा कन्फ्यूजन से बचिएगा, यहाँ पे है लिपुलेख दर्रा और यहाँ पर है लिखा पानी दर्रा। ठीक है, लिपुलेख कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और लिखा पानी कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, उत्तराखंड में मुलिंगला, मानाला, नीतीला और लिपुलेख। सिक्किम में नाथुला और जेलेपला। अरुणाचल प्रदेश में है बोमडिला, यांग्याप, कांगरी कारफेल, दीफू दर्रा, पांगसार दर्रा और लिखा पानी दर्रा। नागालैंड में कोई भी दर्रे नहीं है एग्ज़ाम के लिए। अगला है मणिपुर में आपको मिलेगा तुजू दर्रा। और इसके नीचे चलेंगे मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर भी कोई दर्रे नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार इनको क्रम से राज्यवार और यूनियन टेरिटरी के हिसाब से याद रखेंगे। इसके अलावा हमने पिछली कक्षा में पश्चिमी घाट में भी कुछ दर्रों के नाम डिस्कस किए थे। महाराष्ट्र में है आपके थाल घाट और भोर घाट दर्रा। केरल में चलेंगे तो केरल और तमिलनाडु के बीच में एक दर्रे का नाम मिलेगा पालघाट दर्रा। और सबसे नीचे यहाँ पे एक दर्रे के बारे में चर्चा किया था, इसका नाम है शेनकोट्टा दर्रा। ठीक है, तो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और शेनकोट्टा दर्रा, ये सभी भारत के महत्वपूर्ण दर्रे हैं। इनके बारे में आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहली प्राथमिकता में आपके राज्य और प्रमुख दर्रों के नाम होने चाहिए। ठीक है, राज्य, पर्वत श्रेणी। अच्छा, पर्वत श्रेणी में अगर बात करेंगे तो लद्दाख के जो सभी महत्वपूर्ण दर्रे हैं वो काराकोरम, लद्दाख या जास्कर में मिलेंगे आपको। इसके अलावा बाकी सभी दर्रे जो अलग अलग राज्य यूनियन टेरिटरी में हमने देखे हैं वो सभी मुख्य रूप से वृहद हिमालय पर ही स्थित हैं। वृहद हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला है? उत्तर में जम्मू कश्मीर में उत्तरी बिंदु अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर के पूर्व की तरफ नामचा बरवा पर्वत तक, और उसके बाद में दक्षिण की तरफ यह म्यांमार और भारत की सीमा रेखा बनाता हुआ बंगाल की खाड़ी में सबमर्ज हो जाता है, डूब जाता है, और कुछ दूरी के बाद में अंडमान निकोबार आइलैंड्स के रूप में दिखाई देता है। बाकी के जो पर्वत श्रेणियाँ हैं जैसे कि मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, इनका विस्तार जम्मू कश्मीर या पंजाब से ले सकते हैं और यहाँ से लेकर के अधिकतम सिक्किम या भूटान तक है। इसके बाद में ये तीनों के तीनों पर्वत श्रेणियाँ आपस में विलीन हो जाती हैं, मिल जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं और एक ही श्रृंखला के रूप में उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ने लगती हैं। ठीक है, तो दर्रों के बारे में इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें थी। नेक्स्ट हम चर्चा करने वाले हैं भारत के प्रमुख पठारों के बारे में। अभी तक हम भारत के लगभग सभी महत्वपूर्ण पर्वतों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, इनमें उपस्थित सभी दर्रों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट हमको देखना है जो महत्वपूर्ण पठार हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, इनकी स्थिति और इनकी विशेषताओं के बारे में कुछ बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे।
सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पठार होते क्या हैं। तो मैं यहाँ पर 3 प्रकार के स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, आप आसानी से पहचान पाएंगे कि पठार का मतलब है क्या। पठार का सिंपल सा मतलब अगर आप यहाँ देख पाएंगे तो सबसे पहला स्ट्रक्चर है नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से जिस भूमि को समतल कर दिया जाता है उसको हम कहते हैं मैदान। मैदानों से थोड़ा ऊंचा संरचना होता है जिसको हम कहते हैं पठार। इन पठारों की विशेषता क्या है कि इनमें ऊंचाई जो है वो मैदानी क्षेत्र की तुलना में तो अधिक होती है, लेकिन इनका जो ऊपरी भाग है वो सपाट होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर लोग जो है वो निवास कर सकते हैं। ऐसे क्षेत्रों को पठारी क्षेत्र कहा जाता है, मतलब जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से अधिक होती है लेकिन इनका ऊपरी हिस्सा समतल होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं पर्वत या पर्वत श्रृंखलाओं की, तो इनमें ढाल बहुत तीक्ष्ण होता है और इनका जो ऊपरी हिस्सा है वह समतल नहीं होता है। ठीक है, लगभग नुकीली आकृति का होता है। इस प्रकार सबसे पहले है पर्वत, फिर पठार और उसके बाद में हम मैदान का स्ट्रक्चर देख चुके हैं। ये मैंने बहुत जनरल डेफिनेशन बताया है, जो बहुत जनरल चीज़ बताई है, जो लगभग किसी बच्चे को समझाने के लिए आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो पर्वत, पठार, मैदान क्या होता है ये हम देख लिए हैं। इसके बाद में भारत में प्रमुख पठार कहाँ कहाँ पर स्थित हैं और इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। भारत में मुख्य रूप से पठारी क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत ही पाया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत कहने का मतलब है, मैं यहाँ पर बेस लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किसको हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। ये जो पूरा का पूरा एरिया मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, इसी को ही प्रायद्वीपीय भारत माना जाता है। प्रायद्वीपीय भारत का मतलब है कि यही हिस्सा जो है वो गोंडवाना लैंड से होकर के अलग होकर के और धीरे धीरे बहाव के माध्यम से इस क्षेत्र तक पहुंचा था। और जैसे कि मैंने बताया है कि हिमालय की उत्पत्ति 2 प्लेटों के टकराने की वजह से हुई है। ठीक है, तो ये जो सेकंड प्लेट थी जो बहाव के द्वारा अफ्रीका से टूट करके भारत, जो वर्तमान भारत की स्थिति है वहाँ तक पहुँचती है, इसी क्षेत्र को हम प्रायद्वीपीय भारत का पठार कहते हैं या प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। और इसको क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है तो इस पूरे हिस्से को हम गोंडवाना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके बारे में बहुत विस्तृत चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि ये मैपिंग डिस्कशन वाला सीरीज़ है। थ्योरी पर हम यहाँ पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। इस पूरे भूखंड का विस्तार यहाँ पर कैसे पहुँचा, किस तरीके से कौन कौन सी थ्योरी इसके पीछे कार्यरत हैं, या कौन कौन से वैज्ञानिकों ने, भूगर्भ शास्त्रियों ने इनके बारे में अध्ययन किया है, इन सभी की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। मैंने बहुत ब्रीफ में, बहुत जनरल डिस्कशन किया है कि किस तरीके से प्रायद्वीपीय भारत का ये हिस्सा, जिसको कि आज हम दक्षिण भारत के नाम से जानते हैं या प्रायद्वीपीय भारत का पठार कहते हैं या गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं, ये हिस्सा अफ्रीका से किस प्रकार टूट करके और वर्तमान स्थिति तक पहुंचा है। इसी गोंडवाना लैंड की वजह से, गोंडवाना लैंड के दबाव की वजह से हमारे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक, अब सबसे पहली चीज़ मैंने बताया कि प्रायद्वीपीय भारत को और किस नाम से जाना जाता है। इसको गोंडवाना भी कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत के पठार को या प्रायद्वीपीय भारत को गोंडवाना के नाम से भी जाना जाता है। इस पूरे भूभाग को गोंडवाना कहा जाता है। ठीक, अब हम पठारों की चर्चा करेंगे। तो मैं कुछ लोकेशंस ड्रॉ करता हूँ सबसे पहले, उसके बाद में हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इनको किस नाम से जाना जाता है और इनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहला एक ये लोकेशन है जो कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात वाला क्षेत्र है। दूसरा लोकेशन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया जो कि बिहार, झारखंड वाला क्षेत्र है। तीसरा लोकेशन आप देखेंगे मेघालय में। चौथा लोकेशन छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से में। और 5वां लोकेशन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लगा हुआ ये पूरा एक त्रिकोणीय क्षेत्र। लगभग यही जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं भारत के पठारों के रूप में जाने जाते हैं, जहाँ पे इन्हीं से ही प्रश्न पूछने की परंपरा रही है अभी तक एग्जाम्स में। ज़्यादा प्रश्न हमको यहीं से देखने को मिलते हैं। अब हम एक एक करके इनके बारे में देखते चलेंगे। सबसे पहले है पठारों की श्रृंखला में, सबसे पहला है दक्कन का पठार। सबसे पहला है दक्कन का पठार।
दक्कन का पठार या डेक्कन प्लेटू कहने का मतलब है यहाँ पे महाराष्ट्र में जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था उसकी वजह से जो भी ज्वालामुखी, जो बेसाल्टिक ज्वाला यहाँ से निकली थी, जो लावा निकला था, वो सभी इस पूरे एरिया में फैलता चला गया और इस पूरे क्षेत्र को हम डेक्कन प्लेटू या दक्कन का पठार के नाम से जानते हैं। ठीक है, बहुत पुराने समय की बात है जब पूरे क्षेत्र में लावा विस्फोट हुआ करते थे। उस समय जब ये पूरा हिस्सा, कौन सा, गोंडवाना लैंड या प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा, जब अफ्रीका कॉन्टिनेंट का हिस्सा हुआ करता था, उस समय जो ज्वालामुखी विस्फोट हुए हैं उसकी वजह से यह दक्कन का पठार या डेक्कन ट्रेप बना है। ठीक है, डेक्कन प्लेटू या डेक्कन ट्रेप इसी काल के दौरान, इसी समय के दौरान निर्मित हुआ है। अब इस चीज़ की विशेषताएं क्या हैं? तो सबसे पहली चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका विस्तार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना तक है। ठीक है, इसका कुछ हिस्सा हमको छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में भी देखने को मिलता है। तो कौन कौन सा हिस्सा है? मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, ऊपरी हिस्सा, उसके अलावा ज़्यादातर महाराष्ट्र, उसके अलावा ज़्यादातर कर्नाटक और तेलंगाना का अधिकतर हिस्सा, उसके अलावा कुछ हिस्सा तमिलनाडु का। ये पूरा एरिया जो कि मैं बार बार आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पूरा हिस्सा दक्कन का पठार या डेक्कन प्लेटू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कि यह लावा के द्वारा निर्मित पठार है। ठीक है, और जैसे मैंने एक और चीज़ का चर्चा किया है कि इस हिस्से में क्योंकि काली मिट्टी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, उसका रीज़न क्या है कि इसी दक्कन पठार या दक्कन प्लेटू के जो चट्टानें हैं उनके क्षरण की वजह से, उनके अवसाद की वजह से यहाँ पे काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी के ऊपर कपास की फसल होती है। ठीक है, तो भारत में अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र है। ठीक है, भारत में अगर हम वैसे भी एरिया के हिसाब से ही देखें, मैप में, एक बेसिक मैप में ड्रॉ करके, तो भी एरिया के हिसाब से यह सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र है। तो 3 बातें याद रखिएगा। इसका विस्तार के बारे में तो स्पेसिफिक राज्यों के नाम नहीं पूछे गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो दक्कन का पठार है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है? तो एक बेसिक आइडिया मैंने दे दिया। मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में लेकर के दक्षिणी हिस्से में लगभग सभी जिलों में इसका फैलाव है। कर्नाटक, केरल और आपका गोवा को छोड़ देंगे तो बाकी लगभग सभी राज्यों में इसका विस्तार है। ठीक है, इसके अलावा इस लावा चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है दक्कन पठार के बारे में। दूसरा हम देखेंगे मालवा का पठार। मालवा का पठार कहाँ पर है? ये वाला जो लोकेशन मैंने ड्रॉ किया था, जो कि पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान और पूर्वी गुजरात के आसपास फैला हुआ क्षेत्र है, इसी को ही मालवा का पठार कहा जाता है। और यह भी लावा से निर्मित पठार है। कोई भी पठार या कोई भी चट्टान शुरुआत में लावा से ही निर्मित हुआ है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में विशेष रूप से लोकेशन ही पूछा जाता है कि मालवा का पठार कहाँ पर है। तो अब उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के हिसाब से कोई भी राज्य का नाम दे, कोई भी स्पेसिफिक लोकेशन दे, तो आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, गुजरात का पूर्वी हिस्सा और राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा, इस क्षेत्र में फैला हुआ है मालवा का पठार। अगला है बुंदेलखंड का पठार। अब बुंदेलखंड कहाँ पे है? तो बुंदेलखंड के बारे में आप देखोगे तो ये जो यूपी का दक्षिणी हिस्सा और मध्य प्रदेश का उत्तरी हिस्सा, यूपी का लगभग कह सकते हैं कि दक्षिण पश्चिमी हिस्सा और मध्य प्रदेश का उत्तरी हिस्सा, इस क्षेत्र में जो छोटा सा पठार हमको दिखाई देता है, इसको हम बुंदेलखंड के पठार के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी क्षेत्र को हम बुंदेलखंड का पठार कहते हैं। इसके बारे में और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं हैं, बस एक चीज़ और यहाँ चाहे तो आप याद रख सकते हैं कि इस क्षेत्र में चंबल और यमुना नदियाँ प्रवाहित होती हैं। देख रहे हैं यमुना का विस्तार, नदियों वाले टॉपिक में तो हम विशेष रूप से पढ़ेंगे, पर ये जो नदियों का उद्गम आपको दिखाई दे रहा है, ये वाली नदी, ये है आपकी यमुना नदी। साथ ही चंबल यहीं पर है, तो चंबल और यमुना नदियाँ यहीं से प्रवाहित होती हैं। इसके बाद में है बघेलखंड का पठार। अब बघेलखंड के पठार के बारे में तो जब आप छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी पढ़ते हैं तब भी चर्चा मिलता है। छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन में एक महत्वपूर्ण विभाजन
पूर्वी बघेलखंड का पठार भी है। तो भाई ये पूर्वी बघेलखंड का पठार जब पढ़ रहे हैं तो इससे जाहिर होता है कि बघेलखंड का पठार का पूर्वी हिस्सा होगा जो कि छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। तो बघेलखंड का पठार कहाँ पर है? ये वाला हिस्सा जो है इसको हम कहते हैं बघेलखंड का पठार। ठीक है, इस हिस्से में जो पठार विस्तृत है इसको हम कहते हैं बघेलखंड का पठार। और क्योंकि इसका पूर्वी हिस्सा छत्तीसगढ़ के कोरिया क्षेत्र में फैला हुआ है इसीलिए हम इसको पूर्वी बघेलखंड का पठार भी कहते हैं। ठीक है, बघेलखंड के पठार का पूर्वी हिस्सा छत्तीसगढ़ में है इसीलिए इसको छत्तीसगढ़ में पूर्वी बघेलखंड का पठार के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है? महत्वपूर्ण है इसका लोकेशन, जहाँ लोकेशन और राज्य। प्रश्न पूछा जाता है कि पूर्वी बघेलखंड का पठार कहाँ पर है? तो पूर्वी बघेलखंड का पठार नाम से ऐसा लगता है कि पूर्व दिशा में होगा, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में विस्तृत है। प्रश्न क्या पूछेगा? छत्तीसगढ़ में पूर्वी बघेलखंड का पठार किस दिशा में है? तो छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में है पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखिएगा, इस क्षेत्र में है क्योंकि मध्य प्रदेश या बघेलखंड का जो पठार है उसके पूर्वी हिस्से में है इसीलिए इसका नाम पड़ा है पूर्वी बघेलखंड का पठार। लेकिन छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखेंगे तो इसका लोकेशन कहाँ पे मिलेगा? हमको नॉर्थ में ही मिलेगा छत्तीसगढ़ के, है ना। तो छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में है पूर्वी बघेलखंड का पठार। अगला है, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे विंध्याचल पर्वत, ठीक है, विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रृंखला, कैमूर चोटी यहीं पर गुजरती है। ठीक है, इस क्षेत्र में ही विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रृंखला विस्तृत है। या यूं भी कह सकते हैं कि यह जो पठार है बघेलखंड का पठार विंध्याचल पर्वत के कैमूर श्रृंखला या कैमूर पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। ठीक, अगला है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे है? इसका ज़्यादातर हिस्सा बिहार और राजस्थान के बीच ही विस्तृत है। ठीक है, बिहार और राजस्थान के बीच में, हालांकि इसका कुछ हिस्सा हमको पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलता है। तो कहाँ कहाँ पे होगा छोटा नागपुर का पठार? बिहार का बिल्कुल दक्षिणी हिस्सा, इसके अलावा झारखंड और वेस्ट बंगाल, इतने हिस्सों में फैला हुआ है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार के बारे में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि यह खनिज संपदा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा फेमस है। भारत में खनिज संपदा में बहुत बड़ा योगदान है छोटा नागपुर प्लेटो का, छोटा नागपुर पठार का। इसको भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। इसको भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। रूर प्रदेश कहने का एक वजह ये है कि जर्मनी में एक लोकेशन है राइन नदी के तट पर, ठीक है, जहाँ से बहुत ज़्यादा खनिज प्राप्त होते हैं और उसी राइन नदी के किनारे जो बसा क्षेत्र है उसको रूर कहा जाता है। इसीलिए भारत में, क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा खनिज प्राप्त होता है, इसीलिए इसको भारत का रूर प्रदेश कह दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो उपमा दिया जाता है किसी क्षेत्र को, वहाँ से ज़रूर प्रश्न बनने की संभावना होती है। तो भारत का रूर प्रदेश किसको कहते हैं? छोटा नागपुर का पठार को। अगला है, यहाँ पे कौन कौन से प्रमुख खनिज पाए जाते हैं? तो भाई खनिज में जब पूछा जाए, बहुत स्पेसिफिक ना पूछा जाए तो लगभग सभी खनिज किसी भी पठारी क्षेत्र में पाए जा सकते हैं, जैसे कि बॉक्साइट हो गया, कोयला हो गया, इसके अलावा चूना पत्थर, तांबा, ये सभी कुछ इसी छोटा नागपुर प्लेटू के आसपास पाए जाते हैं। ठीक है, अगला चीज़, भारत में खनिज संपदा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाएगा और सीधा सीधा वैसा आपका आंसर होगा छोटा नागपुर का पठार। सबसे बड़ा पठार कौन सा है? मैंने बताया था दक्कन का पठार, लेकिन सबसे खनिज संपदा से संपन्न पठार कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार। ठीक, अगला है दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार कहाँ पे है? भाई छत्तीसगढ़ पढ़ने वाले दंडकारण्य के बारे में ज़रूर जानते हैं। ये जो पूरा बस्तर संभाग है इसको हम कहते हैं दंडकारण्य पठार, या यूँ भी कह सकते हैं कि बस्तर संभाग दंडकारण्य के पठार के ऊपर ही बसा हुआ है ना। तो दंडकारण्य का पठार कहाँ पर स्थित है? यह मुख्यतः छत्तीसगढ़ में है, लेकिन इसका जो कुछ हिस्सा है या इस पठार का कुछ क्षेत्र जो है वो उड़ीसा और पश्चिम की तरफ अगर चलेंगे तो तेलंगाना में भी विस्तृत है। ठीक है, दंडकारण्य का पठार कहाँ कहाँ विस्तृत है? छत्तीसगढ़ में तो सबसे ज़्यादा हिस्सा है, इसके अलावा उड़ीसा में है और पश्चिम की तरफ चलेंगे तो तेलंगाना में भी विस्तृत है। लेकिन जब तेलंगाना अलग नहीं हुआ था उस समय हम इसको ये भी कह सकते थे
कि उस समय के या तत्कालीन आंध्र प्रदेश में भी फैला हुआ है। ठीक है, तो दंडकारण्य के पठार के बारे में छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी में ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ इसका लोकेशन जानना महत्वपूर्ण है। ठीक है, इससे ज़्यादा यहाँ पर प्रश्न नहीं बनते हैं। अगला है तेलंगाना का पठार। तेलंगाना का पठार कहने का मतलब है कि तेलंगाना राज्य में जो पठारी क्षेत्र है इसी को हम तेलंगाना का पठार कहते हैं। इसका मुख्यतः विस्तार जो है वो तेलंगाना आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों में है। ठीक है, तेलंगाना का पठार कहने का मतलब है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच जो पठारी क्षेत्र है या जो पठारी क्षेत्र इस राज्य में विद्यमान है इसी को हम तेलंगाना का पठार कहते हैं। और मुख्यतः यहाँ पे धारवाड़ चट्टानें सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, धारवाड़ चट्टानें, इनके बारे में हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, गोंडवाना, इन सभी शैल समूह की क्या क्या खासियत है इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। सबसे पुराना शैल समूह कौन सा है, किसके विघटन से या किसके क्षरण से, किसके अपरदन से, अवसादों से कौन सा चट्टान निर्मित हुआ, इसके बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। और छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं या विशेष रूप से किन किन लोकेशंस में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं इनकी चर्चा हम कर चुके हैं। ठीक है, तो तेलंगाना के पठार के बारे में याद रखिएगा कि यहाँ पर धारवाड़ चट्टानें ज़्यादा पाई जाती हैं। अगला है मेघालय का पठार। ये वाला जो क्षेत्र है मेघालय में, या यूँ कहें कि पूरा मेघालय जिस पठार पर बसा हुआ है इसको हम कहते हैं मेघालय का पठार। और यहीं पर सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र एक है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, चेरापूंजी या मासिन राम के नाम से जानते हैं। ठीक है, चेरापूंजी या मासिन राम के नाम से जानते हैं, जो कि भारत का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है। विशेष रूप से अगर देखा जाए तो गारो, खासी, जयंतिया 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें से खासी हिल्स जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। यह प्रश्न सीधा सीधा CGPSC में पूछा गया है। मैंने बताया था कि गारो, खासी, जयंतिया में गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स मिल करके एक फनल नुमा या सी टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से जब यहाँ पर मानसूनी पवनें जाती हैं, घुसती हैं, तो ये यहीं पर ट्रैप होकर के रह जाती हैं। और सेकंड वाली जो श्रृंखला थी, ठीक है, खासी हिल्स है, वहीं पर लोकेटेड है आपका चेरापूंजी। तो ऐसा नहीं है कि नाम की वजह से यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होता है, जबकि इस लोकेशन की वजह से, मतलब इस लोकेशन में विशेष क्या है, विशेष ये है कि ये पूरा स्ट्रक्चर एक जाली नुमा या कह सकते हैं कि एक कवच नुमा आकृति बना लेते हैं, जिसकी वजह से मानसूनी पवनें यहाँ पर घुसती तो हैं पर निकल नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से वो अपना सारा का सारा नमी यहीं पर बिखेर देती हैं वर्षा के रूप में। ठीक है, तो रीज़न समझ में आ गया कि क्यों यहीं पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, क्यों दूसरे क्षेत्रों में, भाई पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट फैला हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में इतने सारी जगह हैं जहाँ पे वर्षा ज़्यादा हो सकती थी, यहीं पे क्यों सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो उसका रीज़न है यह भौगोलिक संरचना। ठीक है, जहाँ पे नमी युक्त मानसूनी हवाएं घुसती तो हैं पर जल्दी बाहर नहीं निकल पाती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा मेघालय के पठार में 3 प्रमुख पर्वत चोटियां हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं कह सकते हैं, छोटी छोटी। एक है गारो, एक है खासी, एक है जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया, इन तीनों को मिलाकर के इस तरीके का फनल नुमा या सी टाइप का एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक, तो ये जो पूरे तीनों पर्वत श्रृंखलाएं हैं कहाँ पर हैं, इसको हम कहते हैं मेघालय का पठार, या कहीं कहीं पे किसी किताब में आपको शिलोंग का पठार भी मिल जाएगा। मेघालय का पठार कह लीजिए, शिलोंग का पठार कह लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, तो ये जो पूरा पठारी क्षेत्र है कहाँ पे, किस राज्य में फैला हुआ है, ये फैला हुआ है आपका मेघालय राज्य में। ठीक, और एक और स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ये एक्चुअल में ये जो पूरा पठारी क्षेत्र है किसी समय में एक ही पठारी क्षेत्र के रूप में विद्यमान रहा होगा, फैला रहा होगा। लेकिन जब हम नदी वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको ये भी पढ़ने को मिलेगा कि नदियाँ जो हैं वो कंटिन्यू किसी भी स्ट्रक्चर का डिग्रेडेशन करती हैं, उनका क्षरण करती हैं, उनमें तोड़फोड़ करती रहती हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो उत्तर की तरफ से एक नदी बह रही है जिसका नाम है गंगा नदी। गंगा नदी ने कंटिन्यू अपने प्रवाह की वजह से इस क्षेत्र में कंटिन्यू बड़े जो पर्वत थे, चट्टान थे, उनका कटाव किया, पठारों का कटाव किया है, और उसकी वजह से ये जो पूरा छोटा नागपुर का पठार था यह 2 भागों में विभाजित हो गया। एक तो जो बिहार और झारखंड में फैला हुआ इसको हम छोटा नागपुर पठार ही कहते हैं, दूसरा जो पठारी क्षेत्र था वो मेघालय तक सिमट गया और जिसको हम शिलोंग का पठार के नाम से जानते हैं। ठीक, और क्योंकि इसी क्षेत्र में एक राजमहल पर्वत करके भी है, ठीक है, जो कि राजमहल पर्वत आपका झारखंड और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है, इस गैप को, ये जो छोटा नागपुर पठार या राजमहल पर्वत के बीच में क्रिएट हो गया है,
राजमहल पर्वत और मेघालय पठार के बीच में जो गैप क्रिएट हुआ है इसको कहीं कहीं पे राजमहल गारो गैप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, राजमहल दर्रा या राजमहल गारो दर्रा के नाम से भी जाना जाता है। किस स्थान को? ये जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है इस स्थान को कहते हैं राजमहल गारो गैप। ठीक है, राजमहल यहाँ पे पहाड़ का नाम है, गारो खासी जयंतिया यहाँ पे गारो हिल्स का नाम है। ठीक है, और ये जो गैप क्रिएट हुआ है इसको हम राजमहल गारो गैप के नाम से जानते हैं। ये गैप क्यों क्रिएट हुआ है? तो इसके पीछे दो रीजंस हैं। पहला रीज़न है गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा किया गया कटाव, और दूसरा है इस जमीन का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो थोड़ा कमज़ोर था और यह स्ट्रक्चर जो है वो धीरे धीरे नीचे धंसता चला गया, जिसकी वजह से यहाँ पर एक गैप क्रिएट हो गया या समतल भूमि क्रिएट हो गया। इस वजह से इसको हम कहते हैं राजमहल गारो गैप। ठीक, तो पठारी क्षेत्रों के बारे में इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें थी। पूरे भारत में जो भी महत्वपूर्ण पठार हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं इन सभी को हम चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा भारत में कई जगहों पे छोटे छोटे पठारी क्षेत्र हैं, जैसे कि यहाँ पे कर्नाटक में है जिसको हम कर्नाटक का पठार कहते हैं, तमिलनाडु में फैला हुआ क्षेत्र है इसको हम तमिलनाडु का पठार कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से प्रश्न बनते नहीं हैं। प्रश्न जहाँ से पूछे जाते हैं वो लगभग इतनी ही चीज़ें हैं जहाँ से मैंने आपको इस मैप में ड्रॉ किया है और जो जो चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ों को आप चाहे तो रिवाइज कर सकते हैं और चाहे तो इनके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, और नहीं तो केवल इस मैप को ड्रॉ करके और इसमें जो भी मैंने महत्वपूर्ण बातें बताई हैं उन्हीं को ही सिर्फ पॉइंट के फॉर्म में नोट कर लेंगे तो भी आपका मैक्सिमम या 90% टॉपिक कवर हो जाता है। ठीक है, इस टॉपिक की 90% जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं प्रश्न पूछे जाने लायक वो सभी मैं कवर कर चुका हूँ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए प्राकृतिक विभाजन के साथ अपना डिस्कशन शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।